गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का पाठ 3 हिमालय की बेटियां, जो कि इसके लेखक हैं लेखक नागार्जुन। उन्होंने जो हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं उनको अपने ही दृष्टिकोण से बिल्कुल अलग ही रूप में पेश करके और हमें इस पाठ के माध्यम से बताया है। क्योंकि हमारे भारत में नदियों को माता का दर्जा दिया गया है, लेकिन लेखक ने इस पाठ के माध्यम से हमें बताया है कि नदियों को हम माता का, बहन का, प्रेयसी का, किसी का भी दर्जा दे सकते हैं। कैसे, वो हम अब आगे पढ़ेंगे। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई सी लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। यहाँ पर जो लेखक है वो किसके बारे में बात कर रहा है बच्चों? हिमालय की गोद में जो बहती हुई नदियाँ हैं उनके बारे में ये बता रहे हैं कि जब मैंने उन नदियों को दूर से देखा तो मुझे बहुत गंभीर, मतलब बहुत गंभीर का मतलब होता है बहुत सिंसियर, है ना। तो वो कह रहे हैं कि वहाँ से शांत निकलती हुई मैंने उनको देखा, अपने में ही खोई हुई संभ्रांत महिला सी। संभ्रांत मतलब सुशील और शांत महिला जो होती है उनके समान वो क्या है, नदियों की धाराएं प्रवाहित हो रही है, बह रही हैं। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। मतलब जब उनको इस तरह से बहते हुए देखा मैंने दूर से, तो उनके प्रति, उन धाराओं के प्रति, उन नदियों के प्रति मेरे मन में क्या आदर और श्रद्धा के भाव उत्पन्न हुए। जैसे कि माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा डुबकियाँ लगाया करती हैं। वो कह रहे हैं कि जैसे हम अपनी माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद में हम कैसे उछल कूद बदमाशियाँ करते हैं, वैसे ही वो कह रहे हैं कि नदियाँ भी हिमालय की गोद में इसी प्रकार क्या उछल कूद करती हैं। परंतु इस बार जब मैंने हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और ही रूप में सामने थी। क्योंकि लेखक कह रहे हैं कि जब मैं उनको दूर से देखता था तो मुझे मानो एक पतली धारा के रूप में सीधी बहती हुई दिखाई देती थी हिमालय से। लेकिन जब मैं हिमालय पर पहुंचा और मैंने वहां से जब नदियों को देखा तो मैं क्या एकदम वहाँ का दृश्य जो था वो देखने लायक, बिल्कुल देख करके मैं बिल्कुल हैरान हो गया और देखने लायक था। क्या कि यह दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही शतलुज समतल मैदान में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। इनका उछलना और कूदना, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे तो ये क्या है, एक पतली धारा के रूप में दिखाई दे रही थी दूर से तो, और यहाँ पे क्या कर रही है, अटकेलियाँ कर रही है। और जैसे ही ये क्या करेगी, समतल मैदान में जाएगी और इतना लंबा फैल जाएगी जैसे कि लगेगा कि पूरा जो ये मैदान है, समतल मैदान, इसमें पूरा क्या है, पानी भरा हुआ है। तो ये इसमें बता रहे हैं। खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भावभंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है। वो कह रहे हैं कि जब ये पहाड़ ऊंचाई पे होते हैं तो ऊंचाई से जब नीचाई की तरफ आती है तो उनका जो उत्साह होता है वो बहुत तेजी से आती है। खिलखिलाकर मतलब आवाज़ करती हुई, कल कल की आवाज़ आती है। हंसते हुए, ऐसे उनको ऐसा लगता है जब कल कल की आवाज़ आती है कि जैसे नदियाँ हंस रही है, अटखेलियाँ कर रही है, खेल रही है। किसके साथ? पहाड़ों के साथ। और उनकी ये जो भाव हैं जो वो दिखा रहे हैं, ये उनके अंदर जो उत्साह है वो कहाँ गायब हो जाता है। कब? जब वो समतल मैदान पर पहुंचती है। मैदान में जाकर किसी लड़की को, मैदान में जाकर जब किसी लड़की को मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर होता। वो कह रहे हैं कि जब मैं किसी लड़की को देखता हूँ तब भी मुझे इतना मतलब उत्साह नहीं, कौतूहल नहीं, तो कौतूहल मतलब किसी चीज़ को जानने की जो इच्छा होती है, उत्साह होता है मन में, वो चीज़ कह रहे हैं कि वो भी इतना नहीं होता जितना कि इन बेटियों किनकी, ये जो नदियों की बात कर रहे हैं, इन नदियों की जो बाल लीला है, बाल लीला मतलब इनकी जो अटखेलियाँ हैं, इनका बहना है, उछल कूद करना, इनको देख करके जो मेरे मन में भाव आते हैं वो और कहीं नहीं आते। कहाँ से ये भागी जा रही है और कौन है लक्ष्य जिन्हें इन्हें बेचैन कर रखा है। अब ये कह रहे हैं कि ये समुद्र, मतलब ये
नदियाँ जो है ये हिमालय की इतनी ऊंचाई से दौड़ करके, ऐसा लगता है जब तेज़ी से चलती है तो ऐसा लगता है कि दौड़ करके इनको कहीं क्या जाना है, इनको इतनी जल्दी है कि इनको कहीं पहुंचना है। और इनका लक्ष्य क्या है जो ये इतनी तेज़ी से क्या हो रही है, आगे की तरफ बढ़ती जा रही है। अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी इनका हृदय अतृप्त ही है। मतलब ऐसा लगता है कि हिमालय क्या, इनका जो पिता है उनकी जो वहाँ रहकर भी इनका हृदय जो है वो अभी तृप्त नहीं हुआ। तृप्त मतलब भरा नहीं है, और इनको अपने पिता को छोड़ कर के कहाँ जाना है, आगे की तरफ बढ़ना है। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ इनको जाना है, लेखक ये पूछ रहा है। तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधे से भरी घाटियाँ, बंधुर अधिकताएँ, सरसब्ज उपत्यकाएँ, ऐसा है इनका लीला निकेतन। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाए तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, केल के जंगलों में पूछकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। ये कह रहे हैं कि ये जब पहाड़ों से निकलती है तो इतनी तेज़ी से आगे बढ़ती जाती है कि मानो इनका कोई लक्ष्य है और इनको भाग करके कहाँ जाना है, किसी लक्ष्य पे पहुँचना है। और नदियों का लक्ष्य क्या होता है बच्चों, समुद्र होता है। और समुद्र तक पहुँचने के लिए वो बता रहे हैं कि पता नहीं कितने कितने पहाड़, कितने कितने छोटे छोटे पौधे, कितनी कितनी जो समतल नदियाँ, समतल जो मैदान है वहाँ से कितने सारे जंगल, कितने सारे पेड़ों से हो करके क्या होती है, ये गुजरती है। और जैसे जैसे ये आगे बढ़ती जाती है इनका वेग क्या होता जाता है, कम पड़ता जाता है, धीरे पड़ता जाता है। तो वो कह रहे हैं कि शायद तब लेखक कहते हैं कि जब इनका वेग धीमे पड़ता है तब इन्हें मौका मिलता होगा अपनी बातें याद करने का। अपनी बातें मतलब हिमालय पे जो ये खेलती थी, अटखेलियाँ करती थी, शायद उस समय पर इनको मौका मिलता होगा। ये किसकी, लेखक की सोच है। नदियाँ तो क्या है, उनके पास सोचने के लिए इतना टाइम नहीं है, क्योंकि क्या है, वो तो सजीव थोड़ी है, वो तो निर्जीव है। लेकिन ये लेखक की क्या है, एक दृष्टिकोण है और उसकी लेखक की सोच है कि उन्होंने क्या किया है, नदियों को एक जीवंत उदाहरण के रूप में इस पाठ में हमें बताया है ना। इसके बाद आगे देखते हैं, कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उसके पास और रखा ही क्या है। ये कह रहे हैं बुढ़ा हिमालय क्यों बोला है, क्योंकि हिमालय आज का तो है नहीं, पता नहीं कितने सालों से वो खड़ा हुआ है, तो अब बूढ़ा ही हो गया है। अपनी नटखट बेटियों किनकी, नदियों की बात कर रहे हैं, के लिए कितना पता नहीं सिर धुनता होगा। सिर धुनने का अर्थ है मतलब कितना वो इनके लिए झुकता होगा। झुकने का अर्थ ये नहीं है कि झुकने का अर्थ ये नहीं है कि भाई वो पहाड़ है तो मुड़ गया, नहीं। झुकने का अर्थ ये है कि हिम की जो नदियां हैं वो पिघल पिघल के क्या हो रही है, कम हो रही है। किससे, उसी की जो हिम है वो बूंद बूंद पिघल रही है और उसी से तो नदियां बन रही है, इसलिए कह रहे हैं धुनता होगा, है ना। और बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन, विराट मतलब इतना बड़ा, इतना विशाल और एकदम शांत जो है कौन, ये हिमालय पर्वत खड़ा है, उसके लिए बोल रहे हैं। सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये दो ऐसे नाम है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र क्या है, दो बहुत बड़ी बड़ी नदियां हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चिनाब, झेलम, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी, ये सारी नदियाँ जो है बच्चों, ये सब कहाँ से, हिमालय से निकलती है ना। और हिमालय की छोटी छोटी सभी बेटियाँ आँखों के सामने नाचने लगती है। अब ये कह रहे हैं ये जितनी भी नदियाँ जो है सब ये कह रहे हैं कि जितनी भी नदियां हैं ये सब हिमालय से निकल रही हैं और छोटी बड़ी सब मिल करके अंत में इतना बड़ा रूप ले लेती है कि जिनको हम क्या करें, देख करके हम स्वयं ब्रह्मपुत्र
वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा हो होकर इन महानदियों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित हो रही है। अब वो यही तो कह रहे हैं कि ये जो नदियाँ हैं ये क्या है, सब हिमालय की नदियाँ हैं, मतलब ये सब हिमालय की बेटियाँ हैं। और सिंधु और ब्रह्मपुत्र जिनको हम महानदी कहते हैं वो एक्चुअल में महानदी है, लेकिन कैसे हैं, जो हिमालय पे जो बर्फ़ जमी हुई है वो धीरे धीरे बूंद बूंद होकर के क्या करती है, पिघलती है और नदियों का रूप लेकर के कहाँ चली जाती है, समुद्र में जाके मिल जाती है। ऐसा वो बता रहे हैं। कौन बता रहे हैं, लेखक बता रहे हैं। और कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। और वो किसके बारे में कह रहे हैं, सिंधु और ब्रह्मपुत्र का, कि भाई ये जो दो बेटियां हैं इन हिमालय इनका हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है। ठीक है, किसको, समुद्र को, मतलब समुद्र को तो क्या बनाया है, दामाद बताया। किसका, नदियों का, नदियाँ बेटी तो समुद्र क्या हो गया, दामाद, क्योंकि नदियाँ जाके किस में मिलती है, समुद्र में। और हिमालय क्या हो गया, ससुर जी हो गया। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा उनके ख्याल से शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसा खेला करती थी। माँ बाप की गोद में नंदड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं के रूप में पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षण भले न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ। वह रूप हिमालय को समुद्र और उसका दामाद कहने में बिल्कुल भी झिझक नहीं होती। कालिदास जी भी बताते हैं कि लेखक कहते हैं कि कालिदास जी बताते हैं। कालिदास जी कौन है, बहुत बड़े लेखक है, महाकवि है, किसके, संस्कृत साहित्य के। और वो कह रहे हैं कि उनका जो एक ग्रंथ है मेघदूत, उसके अंदर क्या हुआ कि एक यक्ष नाम का व्यक्ति था जो विरही था, और उसने अपनी जो यक्षिका थी उसके पास संदेश भेजा, किसके माध्यम से, बादलों के माध्यम से, है ना। और उन्होंने क्या कहा, हे मेघदूत, तो यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वेत्रवती मतलब बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना। प्रेम का प्रतिदान मतलब आप जो बादल को के साथ जब उन्होंने संदेश भिजवाया तो उन्होंने कहा कि जब तुम बेतवा नदी के ऊपर से निकलो तो अपने बादल के अंदर जो पानी है, तुम्हारे अंदर जो भी पानी है, उसकी कुछ वर्षा तुम बेतवा नदी, वेत्रवती नदी को ही बेतवा नदी कहते हैं। और वो कह रहे हैं कि उस बेतवा नदी के ऊपर तुम बरसाते हुए जाना, मतलब कुछ अपना प्रेम का अंश उनको दे करके जाना। तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई। सोचा कि शायद उन महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूप पसंद था। मतलब लेखक जो होते हैं, कवि जो होते हैं, वो अपनी सोच से बहुत सारी चीज़ों को एक सजीव चित्रण देते हैं। तो नागार्जुन कह रहे हैं क्या कि शायद कालिदास ने भी यही सोचा होगा। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदान में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा वह इस नतीजे पर पहुंचेगा। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। भाई नदियाँ तो अपने इसके अंदर देखो, जल भी देवता माना है ना, गंगा नदी को भी हमने देवी माना है। तो ये कह रहे हैं नदियों को हम देवी का रूप देते हैं, माता का रूप देते हैं। और अगर हम इनको बेटी का रूप दें या फिर हमारी प्रेयसी का अर्थ होता है प्रेम करने वाली, क्योंकि नदियाँ तो हमसे प्रेम करने वाली है, वो हमको सारी चीज़ देती है। पता नहीं कितने मनुष्यों की प्यास बुझाती है, कितने पशु पक्षियों की प्यास बुझाती है, पता नहीं कितने खेत खलिहानों को हरा भरा करती जाती है, और जिसकी भी ज़रूरत हो उन सब की ज़रूरत को मिटाती है। मतलब वो हमको प्रेम करती है, इसीलिए तो हमारे लिए इतना सब करती है। ममता का एक और भी धागा जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं, बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई जो थोलिंद तिब्बत की बात है, मन उचट गया था, तबीयत बहुत ढीली थी। ये कौन बता रहा है, लेखक बता रहे हैं कि एक बार की बात है कि तिब्बत की एक जगह है जहाँ पर वो बैठे थे और उनकी तबीयत कैसी थी, नासाज मतलब थोड़ी गड़बड़ लग रही थी उनको। सतलज नदी के किनारे जाकर बैठ गए थे और दोपहर का समय था। पैर लटका दिए पानी में, मतलब वहाँ पर बैठे हुए थे, गर्मी का समय था तो उनको
जो बेचैनी हो रही थी उसके कारण उन्होंने देखा कि पानी क्यों नहीं पैर जो है क्यों नहीं पानी में डाल लिए जाए, उससे थोड़ी थकान दूर हो जाएगी। थोड़ी ही देर में उनका प्रगतिशील जल ने असर डाला। मतलब वो जो प्रगतिशील का अर्थ होता है जो चल रहा है ना, तो नदी का पानी तो हमेशा चलता रहता है और चलता हुआ पानी हमेशा क्या होता है, साफ होता है। तो वो कह रहे हैं कि जो पानी चल रहा था उसमें जब पैर लटका के बैठे तो उनके अंदर जो असमंजस की स्थिति चल रही थी, जो उनकी तबीयत नासाज हो रही थी, ढीली हो रही थी, उसमें धीरे धीरे उनको सुधार नज़र आने लगा और उनका तन और मन एकदम ताज़ा महसूस करने लगे और गुनगुनाने लगे। क्या गुनगुनाने लगे? जय हो सतलज बहन तुम्हारी। कौन? सतलज नदी के लिए बोल रहे हैं, उनको बहन का दर्जा दिया है और उनकी क्या कर रहे हैं, एक स्तुति मात्र कर रहे हैं। जय हो सतलज बहन तुम्हारी लीला, अचरज बहन तुम्हारी लीला। मतलब कौन सी लीला? जो अटखेलियाँ करती है, जो वो उछल कूद करती है, वो क्या है, बहुत अचरज भरी मतलब आश्चर्यजनक है। हुआ मुद्रित मन हटा कुमारी। वो कह रहे हैं कि मन मुद्रित हो गया, मुद्रित मतलब खुश हो गया मेरा मन, है ना। हटा कुमारी मतलब जो आप सतलज नदी, आपने जो मेरा क्या किया है, मन खुश कर दिया है ना, मेरी ये जो मन की जो तनाव था उसको दूर करके। जाऊँ मैं तुम पर बलिहारी, मुझे तुम्हारा इस तरह से बहना बहुत अच्छा लगा। तुम बेटी यह बाप हिमालय, तुम तो बेटी हो और पिता कौन है, तुम्हारे हिमालय हैं। चिंतित पर चुपचाप हिमालय, चिंतित मतलब उनको तुम्हारी क्या है, चिंता तो है पर वह बिल्कुल शांत है। प्रकृति नटी के चित्रित पट पर, प्रकृति जो है वो ये पूरा प्रकृति का ही चित्रण है। तो वो कह रहे हैं प्रकृति के इस जो पट पर जो चित्रित है ना, अनुपम अद्भुत छाप हिमालय। मतलब ये जो अनुपम है इसका और कोई क्या है, अल्टरनेटिव नहीं है और अद्भुत है, इतना सुंदर, इतना बढ़िया और इतना विशाल है कि इसकी छाप जो है वो मन के अंदर ऐसी लगती है। जय हो सतलज बहन तुम्हारी। और वो कह रहे हैं कि नहीं सतलज नदी तुम्हारी क्या हो, सदा ही जय हो। इतना कहकर मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।